हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हरिनागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में बात करी थी कि किडनी से यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे वाटर बैलेंस और यूरिनरी आउटपुट के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में एवं पीएच बैलेंस के बारे में कि ये सारे फंक्शंस किडनी के द्वारा कैसे मेंटेन किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी को पाने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सब्सक्राइब कीजिए हरिधर नरसिंह गुरु यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी के द्वारा हमारे शरीर में वाटर के लेवल को किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है एवं साथ ही यूरिन आउटपुट के बारे में भी बात करेंगे। तो हमारे शरीर में पानी के कई प्रकार के सोर्स होते हैं, जैसे कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ पानी की मात्रा होती है। उसके अलावा जब भी हम फ्लूइड लेते हैं, जैसे कि पानी पी रहे हैं या जूस पी रहे हैं या अदर जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, तो उसके द्वारा एवं कुछ अमाउंट हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू भी निकलता है। और साथ ही हमारे शरीर से पानी अलग अलग माध्यम से एक्सक्रीट होता है, जैसे कि यूरिन के द्वारा या जब भी हम सांस छोड़ते हैं यानी कि एक्सपायरेशन के द्वारा, फीसेस के द्वारा और स्वेटिंग के द्वारा। और इसमें जो ब्रीदिंग होती है और फीसिस के द्वारा जो वाटर का लॉस होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। एवं साथ ही जो स्वेटिंग के द्वारा जो लॉस होता है वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पर और बॉडी टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही जो वाटर है उसका लॉस होता है। हमारे शरीर में फ्लूइड इनटेक एवं आउटपुट का बैलेंस किडनी के द्वारा कंट्रोल होता है। हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए 500 ml पर डे के लगभग यूरिन आउटपुट की आवश्यकता होती है। अगर इससे कम एक्सक्रीट होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो शरीर के अंदर ही रह जाता है। अगर प्रॉपर अमाउंट में वो एक्सक्रीट हो रहा है, दैट मीन्स जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारे शरीर के अंदर वो किडनी के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। हमारे शरीर में वाटर का बैलेंस और यूरिनरी आउटपुट का बैलेंस कई प्रकार के हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एडीएच हार्मोन के रिगार्डिंग, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन के रिगार्डिंग। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है वो यूरिन के आउटपुट को कम करता है ताकि शरीर से पानी का लॉस कम हो। जब कभी भी शरीर से पानी का लॉस ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ता है तो हाइपोथैलेमस में मौजूद ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है। एडीएच हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। तो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी काम करता है। दूसरा हार्मोन आता है एएनपी हार्मोन। तो हमारे शरीर से वाटर का बैलेंस एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन के द्वारा भी कंट्रोल होता है। जब कभी भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो हार्ट के एट्रिया में मौजूद स्ट्रेच रिसेप्टर से एएनपी हार्मोन रिलीज होने लगता है। इस हार्मोन की वजह से किडनी में कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स एवं कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा वाटर एवं सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। दैट मीन्स सोडियम और वाटर का जो एक्सक्रीशन है हमारे शरीर से बाहर निकलने का वो बढ़ जाता है। इस वजह से ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है और एट्रियल स्ट्रेचिंग कम हो जाती है और यहीं से फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी काम करने लगता है
ताकि एएनपी का सिक्रेशन बंद हो जाए, और एएनपी का सिक्रेशन बंद होगा तो ब्लड वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, वो मेंटेन होने लगेगा। और साथ ही जब भी एएनपी का लेवल बढ़ता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है और एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, उसका सिक्रीशन बंद हो जाता है या इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम एवं वाटर का लॉस होने लगता है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन के रिगार्डिंग, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के रिगार्डिंग। तो शरीर के बॉडी फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जो है वो कई कारणों से चेंज हो सकता है, जैसे कि शरीर में पानी का लेवल कम ज़्यादा होने की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने की वजह से। तो शरीर में पानी एवं इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए कई प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है कैल्शियम बैलेंस। तो पैराथायरॉयड हार्मोन एवं कैल्सिटोनिन हार्मोन के कोऑर्डिनेटेड सिक्रीशन की वजह से कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहता है। तो जब भी पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन होता है तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है, एवं कैल्सिटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिससे कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहता है। यानी कि जो दोनों हार्मोन्स होते हैं इनका अपोजिंग इफेक्ट होता है। सेकेंड पॉइंट आता है सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस। जैसा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन होते हैं, जबकि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में पोटेशियम आयंस होते हैं। यदि दोनों का लेवल शरीर में बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में यह दोनों आयंस यूरिन एवं स्वेट के माध्यम से एक्सक्रीट होने लगते हैं। स्वेटिंग से निकलने वाला सोडियम की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। वो डिपेंड करता है बॉडी टेम्परेचर के ऊपर, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के ऊपर, या कोई भी हम फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके ऊपर। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो पसीना भी उतना ही आएगा और सोडियम का सिक्रेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। और डाइजेस्टिव जूस में सोडियम एवं पोटेशियम का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। अब कौन सा कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो सोडियम गैस्ट्रिक जूस में ज़्यादा होता है, एवं पोटेशियम जो आयंस होते हैं वो पेनक्रियाटिक एवं इंटेस्टाइनल जूस में ज़्यादा होते हैं, और यह सभी आयंस कोलोन्स के द्वारा रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से डायरिया है तो उस कंडीशन में पोटेशियम आयंस लार्ज क्वांटिटी में लॉस हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। अब बात करेंगे फ्रास सिस्टम के बारे में, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो जब भी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो होता है तो उस कंडीशन में नेफ्रॉन में मौजूद एफरेंट आर्टरियोल्स की जो सेल्स होती हैं उसके अंदर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाता है। इस स्टिमुलेशन की वजह से रेनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अभी ये रेनिन हार्मोन क्या करता है, जो एंजियोटेंसिनोजन है जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। देन उसके बाद में एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कन्वर्ट किससे होता है, ACE के द्वारा, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा, जो कि लंग्स एवं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से निकलता है। अभी ये एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो गया, और एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, एक वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, और जैसे ही वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ पर भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करने लगता है। देन उसके बाद में ये तो हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो क्या करता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके कोर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है उसका सिक्रेशन होने लगता है। इस हार्मोन के सिक्रेशन की वजह से ये हार्मोन किडनी ट्यूबुल्स पर काम करता है,
और किडनी ट्यूबल्स पर जैसे ही ये एक्टिवेट करेगा तो उस कंडीशन में सोडियम और वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। और इसकी वजह से क्या होगा, सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और जैसे सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पर भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। और जैसे ही सोडियम का लेवल बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और फिर यहीं से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करने लगता है। तो अब बात करेंगे कि किस प्रकार से किडनी पीएच को बैलेंस करने का काम करती है। तो ब्लड पीएच को मेंटेन करने के लिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स की सेल हाइड्रोजन आयन सिक्रीट करने लगती है और फिल्ट्रेट के अंदर यह हाइड्रोजन आयंस बफर के साथ मिल जाते हैं। और जैसे ही ये हाइड्रोजन आयन बफर के साथ मिलते हैं तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बनाने लगती है, अमोनिया अमोनियम आयंस बनाने लगती है, हाइड्रोजन फॉस्फेट डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट्स बनाने लगते हैं। तो यहाँ कार्बोनिक जो एसिड होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड एवं वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाता है जिससे ब्लड की बफर कैपेसिटी मेंटेन रहती है। देन उसके बाद में हाइड्रोजन आयंस अमोनियम सॉल्ट एवं हाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में यूरिन से बाहर सिक्रीट हो जाते हैं। और यहाँ यूरिन का जो नॉर्मल पीएच होता है वो 4.5 से 8 होता है। और यूरिन का पीएच व्यक्ति की डाइट, दिन का समय और कुछ दूसरे फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। और जो लोग एनिमल प्रोटीन अपनी डाइट में बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं उनका यूरिन ज़्यादा एसिडिक होता है। और जो लोग वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनका यूरिन एल्कलाइन होता है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट फर्स्ट में हमने बात किया था फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के रिगार्डिंग, और इस वीडियो में हमने बात किया वाटर बैलेंस, यूरिनरी आउटपुट के रिगार्डिंग, पीएच बैलेंस के रिगार्डिंग और साथ ही इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, पिछले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये हमारा वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।